हाय ऑल। तो ये लेक्चर में हम रेगुलराइजेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। तो रेगुलराइजेशन हमें किस लिए हेल्प करता है? टू रिड्यूस वेरिएंस। ठीक है। तो जैसे हमने बात की थी कि अगर कोई मॉडल बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है तो उसको लेस कॉम्प्लेक्स करने के लिए या बेटर फिट करने के लिए उसका वेरिएंस कम करने के लिए रेगुलराइजेशन यूज़ होता है। और हमने लास्ट लेक्चर में डिफरेंट रेगुलराइजेशन टेक्निक्स डिस्कस किए। उनमें से दो, एक तो L2 नाम और दूसरा है ड्रॉप आउट, जो दोनों काफ़ी पॉपुलर है, उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम रिक्वायर्ड पैकेजेस इंपोर्ट करेंगे। तो सेम जो हमेशा हम करते हैं कि numpy matplotlib। ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे एक थर्ड पार्टीज यूटिलिटीज़ भी हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इनफैक्ट अगर आपने लास्ट लेक्चर्स अगर फॉलो किए होंगे तो हमने उसमें ये ऑलरेडी फंक्शंस खुद से इम्प्लीमेंट किए हैं। ठीक है। और बस हम उसको यहाँ पे बेसिकली इंपोर्ट करने वाले हैं, हम उसको फिर से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ठीक है। तो जो भी फॉरवर्ड प्रॉप, बैकवर्ड प्रॉप, अपडेट पैरामीटर्स, वो सभी फंक्शंस हमने ऑलरेडी लास्ट कुछ लेक्चर्स में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किए फ्रॉम स्क्रैच। तो बस हम उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके ओके। तो ये हो गया हमारा इंपोर्ट पार्ट ऑफ आवर लाइब्रेरीज। ठीक है। और फिर नेक्स्ट कि हमारे पास एक डेटा सेट है जो अगेन थर्ड पार्टी से हम ले रहे हैं, उसको भी अभी हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। और अगर हम इसको विजुलाइज करते हैं तो इस तरह से दो इसमें क्लासेस है, एक ब्लू एंड रेड। ठीक है। तो अगर हम देख सकते हैं कि इसका डिसीजन बाउंड्री लीनियर हो सकता है, वो काफ़ी प्रॉपरली उसको बेसिकली सेपरेट करेगा। ठीक है। अगर आपने रेगुलराइजेशन यूज़ नहीं किया और हो सकता है कि आपका जो भी मॉडल है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाए और हर एक डेटा पॉइंट को उसमें अकोमोडेट करने की कोशिश करें। ठीक है। लेकिन अगर हम अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो भी न्यूरल नेटवर्क है उसके साथ साथ हम रेगुलराइजेशन ऐड करेंगे, यानी हमारा रेगुलराइज न्यूरल नेटवर्क होगा जो बेटर फिट करने के साथ साथ बेसिकली ये भी कोशिश करेगा कि जो भी हमारा मॉडल है वो स्मूथ हो, जनरिक हो। ठीक है। ओके। तो उसके लिए सबसे पहले अगर हम L2 नाम की बात करते हैं, L2 रेगुलराइजेशन की, तो उसमें क्या ऐड होता है कि जो भी हमारा कॉस्ट है या हमारा कॉस्ट फंक्शन है, उसमें और एक चीज़ ऐड हो जाएगी जो रेगुलराइजेशन कॉस्ट। ठीक है। तो अगर ये हमारा बेसिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन का प्रॉब्लम है, राइट, तो उसमें हमारा जो भी पहला जो भी टर्म रहेगा, जो एज यूजुअल टर्म रहता है रादर टू फिट द मॉडल बेटर, वो है क्रॉस एंट्रोपी कॉस्ट, राइट। और ये सेम फार्मूला, लेकिन उसके साथ साथ अभी हम हमारा रेगुलराइज कॉस्ट भी ऐड करते हैं और उसको भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। तो वो क्या रहेगा, जो भी है रेगुलराइज पैरामीटर लैम्बडा और फिर डिवाइड बाय 2m, वेर m इज नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल, ये एवरेज के लिए। ठीक है। तो और अभी यहाँ पे जो भी हर एक वेट का पैरामीटर है उसका स्क्वायर। ठीक है। और ये वेट्स पर सेल के लिए होंगे, यूनिट सेल के लिए होंगे, राइट। तो इस और वो हमारे यूनिट सेल हर लेयर के लिए होंगे, इसलिए ये इतने सारे नंबर ऑफ समेशंस है कि हर एक लेयर के, हर एक सेल के, हर एक W पैरामीटर्स को बेसिकली उसका हम स्क्वायर ऐड करना चाहते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड करेंगे। ठीक है। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो ये हमें हेल्प इसलिए कर रहा है क्योंकि इस जो भी हमारा पहला कॉस्ट है उसका टेंडेंसी है टू मेक दी हमारा मॉडल बेस्ट फिट, लेकिन जो हमारा सेकंड कॉस्ट है वो ये भी कोशिश करेगा कि जो भी हमारा कर्व हो वो एकदम वेग ना हो जाए, वो स्मूथ रहे। ठीक है। तो लेकिन अभी अगर हमको L2 रेगुलराइजेशन इंप्लीमेंट करना है, यानी हमें कॉस्ट में बस ये चीज़ ऐड करनी है, तो ठीक है, तो वो अभी हम कोशिश करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो भी हमारा कंप्यूट कॉस्ट फंक्शन है वो विथ रेगुलराइजेशन इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो बाकी के चीज़ सेम कि एम से हम बेसिकली नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स है, राइट। और से फॉर एग्जांपल हम स्टैटिक रखते हैं कि हमारे पास बस 3 पैरामीटर है, W1, W2, W3। ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। तो अभी क्या होगा, एक तो क्रॉस एंट्रोपी कॉस्ट जो हम हमेशा कैलकुलेट करते थे कंप्यूट कॉस्ट फंक्शन से। ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ जो हम L2 रेगुलराइज कॉस्ट जो हम बात कर रहे हैं कि जो जिसका फार्मूला हमने अबो डिस्कस की लैम्बडा बाय 2m और फिर हर एक जो भी W पैरामीटर्स है उसके स्क्वायर का सम, तो वो ऐड करेंगे तो हमें रेगुलराइज कॉस्ट मिलेगा। और फिर हमारा टोटल कॉस्ट क्या होगा, तो ये क्रॉस एंट्रोपी कॉस्ट प्लस रेगुलराइज कॉस्ट। ठीक है। तो ओनली दैट इज़ द डिफरेंस कि हमारे कंप्यूट कॉस्ट में एक हमने रेगुलराइज कॉस्ट कैलकुलेट किया है और वो हमारे टोटल कॉस्ट में ऐड कर दिए। ठीक है। और फिर हम इसको टेस्ट भी करते हैं हमारे कुछ स्टैटिक वैल्यूज़ पे, तो हमें इस तरह से कुछ रिटर्न मिलेगा। ठीक है। ओके। तो
तो ये हो गया फॉरवर्ड प्रॉप के लिए, तो जहाँ पे कॉस्ट निकलता है तब ये चेंज करना पड़ेगा। तो साथ साथ बैकवर्ड प्रॉप के लिए भी एक चेंज आता है कि जब अभी हम ग्रेडियंट्स निकालते हैं राइट हमारे पैरामीटर्स के, तो वो अभी हमें रेगुलराइजेशन टर्म के लिए भी निकालना पड़ेगा। तो रेगुलराइज टर्म क्या है, लैम्बडा 2m/w², ठीक है। और फिर अभी हम इसका ग्रेडियंट लेते हैं तो इट्स सिंपल कि ये 2w का ग्रेडियंट विथ रिस्पेक्ट टू w 2w हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल, तो बेसिकली हमें इस तरह से λ/m w मिलेगा। तो यानी जहाँ जहाँ पे भी हमारा बैक प्रॉप हम लगा रहे हैं विथ, और जहाँ जहाँ पे भी w है उसके साथ साथ हमें ये चीज़ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन बैक प्रॉप का हमने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया है, तो बस हम यहाँ पे देखते हैं कि जनरली ये 6 स्टेप्स राइट, या 6 या 8 फार्मूलाज, तो हमने ऑलरेडी काफ़ी बार उसको इम्प्लीमेंट किया है, तो अभी हम उसमें नहीं जाते कि हमने ये फार्मूलेज हमने कैसे डिराइव किया और कैसे कैलकुलेट करें। बस हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि रेगुलराइजेशन में क्या चेंज होगा। तो इट्स वेरी सिंपल कि जहाँ जहाँ पे भी W के ग्रेडियंट्स हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी ये एडिशनल टर्म है कि λ/m वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे W3 के लिए कि λ/m इंटू W3, सिमिलरली DW के लिए और W1 के लिए, ठीक है। तो इन्हें ग्रेडियंट्स निकालते वक्त बस ये चेंज होगा, बाकी की चीज़ें ऑलमोस्ट सेम रहेगी। और फिर लेकिन अभी हमारा ये जो होगा वो हमारा बैकवर्ड प्रॉप होगा विथ रेगुलराइजेशन, ओके। और फिर सेम तो बैकवर्ड प्रॉप हमें क्या रिटर्न करता है कि ग्रेडियंट्स, तो फिर वो हम रिटर्न करके इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास फॉरवर्ड प्रॉप है और बैकवर्ड प्रॉप है, तो अभी हम उन दोनों को मर्ज करके हमारा कंप्लीट फुल फ्लेज मॉडल बनाते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ बाकी के से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी हमारा ये मॉडल है तो उसमें हम सारी चीज़ों को जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पैरामीटर्स को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी हम इनिशियलाइज करेंगे तो W को रैंडमली इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, जैसे हमने लेक्चर में डिस्कस किया है। तो फिर उसके बाद हमारा ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम की नंबर ऑफ इटरेशंस तक ये इटरेट होके हमारे वेट्स अपडेट करेगा, ठीक है। लेकिन अभी हमने ये फंक्शन को जनरलाइज कर दिया है, तो फॉर एग्जांपल अगर जब हम ड्रॉप आउट को इम्प्लीमेंट करेंगे तब हमारा पास की प्रोबेबिलिटी रहेगा राइट फॉर ईच यूनिट सेल। अगर वो 1 है तो हम ड्रॉप आउट नहीं लगाने चाहते, तो हमारा फॉरवर्ड प्रोपोगेशन जो डिफ़ॉल्ट है वो यूज़ होगा। लेकिन जब भी उसका की प्रोबेबिलिटी लेस देन 1 है तो बेसिकली हम ये आगे फंक्शन डिफाइन करेंगे तो वो यूज़ होगा, ठीक है। सिमिलरली अभी ये केस में L2 नॉर्मलाइजेशन के लिए अगर लैम्बडा पैरामीटर है राइट, जो बेसिकली रेगुलराइज पैरामीटर, अगर वो 0 है तो ये कंप्यूट कास्ट विदाउट रेगुलराइजेशन, अगर वो कुछ वैल्यू है बिटवीन 0 एंड 1 तो अभी हमारा कंप्यूट कास्ट विथ रेगुलराइजेशन जो हमने अब डिफाइन किया वो यूज़ होगा, ओके। और बाकी चीज़ें सिर्फ यहाँ पे बैकवर्ड प्रॉप के लिए भी सेम कि जहाँ जहाँ पे भी एप्लीकेबल है तो हम वो रेगुलराइज चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन इस तरह से अभी हमारा मॉडल रहेगा। तो अभी वो हम मॉडल को ट्रेन करते हैं और फिर उस पर प्रेडिक्ट करते हैं और फिर विजुलाइज भी करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं मॉडल को कॉल करूँगा तो हमारे जो भी डेटा सेट है उसके ट्रेनिंग्स और ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। और बेसिकली अभी मैं λ.7 दे रहा हूँ, यानी हम रेगुलराइजेशन पैरामीटर दे रहे हैं, तो जो भी फंक्शंस यूज़ होंगे वो रेगुलराइज वाले यूज़ होंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास एक बार पैरामीटर आ गए तो उसके हेल्प से हम गिवन सेम डेटा सेट पे बेसिकली प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे विजुलाइज कर रहे हैं, ओके। तो डेफिनेटली अभी हर एक इटरेशन पे रन होके हमें कुछ तो कॉस्ट देगा और फिर हम जानते हैं कि हमारा ये कॉस्ट कम कम होते जाएगा विथ नंबर ऑफ इटरेशंस, ओके। लेकिन अभी जो भी हमें ये कॉस्ट मिल रहा है वो रेगुलराइज कॉस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो फिर बेसिकली सेम सिमिलरली कि पहले कॉस्ट कम हो गया और फिर वो कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। और फिर फाइनली अगर जब हम इसको प्लॉट भी करते हैं तो बेसिकली अभी हम डिसीजन बाउंड्री देख सकते हैं, तो ये काफ़ी वेग नहीं है कि इट इज़ प्रॉपरली लीनियर और इट्स लुकिंग लाइक मोर जनरलाइज। अगर इसको हम विदाउट रेगुलराइजेशन ट्राई करते हैं तो ये भी रेट्स जो भी डॉट्स है उनको भी अकोमोडेट करने की कोशिश करेगा और फिर वो वेग कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ये स्मूथ कर्व लग रहा है, ओके। तो फिर सेकंड टेक्निक है ड्रॉप आउट। तो जस्ट टू रिमाइंड कि ड्रॉप आउट में क्या होता है कि हर एक एक्टिव यूनिट है उसको हम कुछ प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी से वो हमारे गिवन नेटवर्क में रह सकता है, ठीक है। अगर हो सकता है कि जब भी हम एक गिवन एग्जांपल के लिए वो एनी गिवन यूनिट वो बेसिकली डीएक्टिव हो जाए,
तो यानी इससे क्या होगा कि हमारा जो भी न्यूरल नेटवर्क है वो सिंप्लीफाई होते जाएगा और फिर वो सिंप्लीफाइड न्यूरल नेटवर्क पे हम प्रोसेसिंग करते हैं, फॉरवर्ड प्रॉप एंड बैकवर्ड प्रॉप। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा न्यूरल नेटवर्क इस तरह से है टोटल फुल फ्लेज, यहाँ पे 4 सेल, यहाँ पे 3 सेल और 1 सेल, ठीक है। और फिर हमने से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लेयर्स के लिए की प्रोबेबिलिटी 0.5 दी है, तो हो सकता है कि ये गिवन सेल ड्रॉप आउट हो जाए, तो फिर उसके जो भी एक्टिवेशंस और उसके यानी इनकमिंग एजेस और आउट गोइंग एजेस सभी रिमूव हो जाएंगे और फिर ये जो भी प्रॉपर बोल्डेड है वो हमारा फाइनल न्यूरल नेटवर्क रहेगा विदाउट दिस यूनिट सेल, और फिर उस पर ही हम ट्रेन और टेस्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये होता है ड्रॉप आउट कंसेप्ट, तो बस अभी हम उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लेकिन अगेन जो भी एग्जिस्टिंग फंक्शन है हम उसको एज इट इज़ रखेंगे और सिर्फ हम बात करते हैं कि फॉरवर्ड प्रॉप और बैकवर्ड प्रॉप में क्या चेंजेस होते हैं और फिर सेम मॉडल को हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। ओके, तो फॉरवर्ड प्रॉप में बस अभी हमें देखना पड़ेगा कि कौन से सेल्स एक्टिवेट रहेंगे या नहीं रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमने एक D1 एक अरे क्रिएट कर दिया A1 शेप का, तो जहाँ पे हमने कुछ रैंडम नंबर्स जनरेट कर दिए, ठीक है। और फिर अभी हम देख रहे हैं कि जो भी उसमें से की प्रोबेबिलिटी ऑफ उससे अगर कम है तो वो एज ए हमारा अनदर वेक्टर होगा। तो यानी बेसिकली जिसका प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो वो रहेंगे, सॉरी जिसका प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी से बड़ा है तो वो एक्टिव रहेंगे, अदरवाइज वो 0 हो जाएंगे, ठीक है। और फिर हम उसको A1 से मल्टीप्लाई करें, तो इससे क्या हो गया, तो जो भी हमारा एक्टिवेशंस A1 थे अभी उसमें से वही रहेंगे जो जिनके लिए ये प्रोबेबिलिटी ट्रू रहा था, या बेसिकली इसका जो भी रैंडम प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट किया था वो ग्रेटर देन हमारा की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये स्टेप से क्या हो गया कि अभी हमारे जो भी कुछ सेल्स ड्रॉप आउट हो जाएंगे और फिर उसको एवरेज करने के लिए बेसिकली हम डिवाइड बाय की प्रोबेबिलिटी करते क्योंकि अभी उसके ताकि हमारा इफेक्ट सेम रहे, राइट। कि अभी ये A1 कैलकुलेट हुआ था से फॉर एग्जांपल कंसिडरिंग 10 यूनिट्स, और से फॉर एग्जांपल हमने 3 यूनिट्स को ड्रॉप आउट कर दिया, ठीक है। तो वो उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए एडवर्स इम्पैक्ट, इसके लिए हम उसको डिवाइड बाय की प्रोबेबिलिटी से भी डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल है, यानी दीज आर द इम्प्लीमेंटेशन स्टेप, लेकिन हम वही कर रहे हैं कि ये A1 से कौन से कुछ रैंडमली हम A1 रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो सेम चीज़ हम हर एक लेयर के लिए करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉर एग्जांपल D1 A1 के लिए हो गया, यानी A1 एक्टिवेशंस के साथ, उसी तरह हम A2 के लिए करेंगे। अगेन हम कुछ रैंडम बेसिकली एक अरे बना रहे हैं, ठीक है, और फिर हम उसमें से जो भी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी से ग्रेटर देन 1 है उसको ही ट्रू रखेंगे, बाकी फॉल्स। और जब भी हम उसको A2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जिनके लिए वो ट्रू रहेगा बस वही सेल्स रहेंगे, यानी उसका A2 वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, अदरवाइज वो 0 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से वो अनवांटेड या बेसिकली रादर देन अनवांटेड कुछ सेल्स को ड्रॉप आउट करेगा बेस्ड ऑन उनके रैंडम प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है। लेकिन बस ये चेंज रहेगा, लेकिन इससे अभी क्या हो गया कि हर फॉरवर्ड प्रॉप में सभी एक्टिवेशंस के ओनली एंड सम पॉसिबल एक्टिवेशंस ड्रॉप आउट हो जाएंगे और फिर हमारा नेटवर्क सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अगर हम इसको रन भी करते हैं विथ सम वैल्यूज़ तो हमें वो A3 इस तरह से मिल रहा है, ठीक है। तो सेम चीज़ हमें बैकवर्ड प्रॉप में भी लगाना पड़ेगा कि हमें देखना पड़ेगा कि जो न्यूरॉन्स एक्टिव है उसके बस ग्रेडियंट्स वगैरह निकले। तो सेम चीज़ बेसिकली हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब हम Z कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट, तो वहाँ पे बेसिकली हम उसको जहाँ पे भी A2 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो तभी हमारा वो ग्रेडियंट्स का हम यूज़ करेंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यानी तो इस तरह से हम बेसिकली उतने ही जो भी एक्टिव सेल्स है उनके ग्रेडियंट्स कंसिडर कर रहे हैं और बेसिकली उनका ग्रेडियंट्स को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। और ये हम सब लेयर्स के लिए करेंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट सेम चीज़, ओके। लेकिन इससे हमारा अभी बेसिकली बैकवर्ड प्रॉप विथ ड्रॉप आउट हो गया, ठीक है। और फिर अगर हम उस पर कुछ रैंडम वैल्यूज से रन करते हैं या हमारे डेटा सेट से तो हमें इस तरह से कुछ वैल्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। और फिर फाइनली हमारा टोटल मॉडल है, तो उसमें अभी हम क्या क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम हमारा टेस्ट डेटा और एक्चुअल आउटपुट की प्रोबेबिलिटी पैरामीटर्स, राइट, कि बेसिकली कि हम कितने प्रोबेबिलिटी से हर एक न्यूरॉन को या यूनिट को हम रखना चाहते हैं। तो 0.86 यानी
1/4 चांसेस है कि वो ड्रॉप आउट हो जाए, ठीक है। इसको ड्रॉप आउट को हम और कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं कि जो भी एक प्रोबेबिलिटी हर एक लेयर के लिए डिफरेंट हो सकता है एंड सो ऑन, लेकिन हमने इस तरह से सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। और फिर लर्निंग रेट ये ग्रेडिएंट डिसेंट के लिए, ठीक है। लेकिन इस पे भी हम कुछ रैंडम वैल्यूज से रन करते हैं तो हमें इस तरह से आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये दोनों टेक्निक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन में के लिए भी हमारा जो भी अभी तक का इम्प्लीमेंटेशन है उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल L2 नॉर्म के लिए बस हमें बेसिकली जो भी हमारा कॉस्ट में चेंज होगा फॉरवर्ड प्रॉप में, और बैकवर्ड प्रॉप में भी जहाँ जहाँ पे भी हम W's यूज़ कर रहे हैं बस वहाँ पे भी वो थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। सिमिलरली फॉर ड्रॉप आउट के लिए इट्स वेरी सिंपल कि जहाँ जहाँ पे भी हमारे ग्रेडियंट्स निकाल रहे हैं बस वहाँ पे हम बस एक्टिव सेल्स को कंसिडर कर रहे हैं, और वाइल फॉरवर्ड प्रॉप बस हम रैंडमली कुछ इनिशलाइज करके कुछ सेल्स को हम उसके एक्टिवेशंस तो हम एज यूजुअल कैलकुलेट कर रहे हैं, बस उसको नलीफाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह से हम इजीली चेंज कर सकते हैं हमारे एग्जिस्टिंग कोड को विथ L2 नॉर्म या बेसिकली यूजिंग ड्रॉप आउट, ठीक है। और ये ड्रॉप आउट का कर्व इस तरह से होगा, तो हमारा L2 नॉर्म में ये 4 पॉइंट्स भी कंसिडर हुए थे और ड्रॉप आउट में ये अभी नहीं हुए, लेकिन जो भी होगा हमारा कर्व फिर भी काफ़ी स्मूथ होगा और उसमें वेरिएंस नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल से चेंज से हम रेगुलराइजेशंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगेन जब हम टेंसर फ्लो वगैरह यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ये सभी हमें इनबिल्ट मिल जाएगा, लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम उसको स्क्रैच से भी किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है।